हाँ हो गया। Assalamualaikum viewers, you are watching Learn with Snappers and today I am going to teach you Venn diagrams. इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम Venn diagrams का each and every topic एक्सप्लेन कर सकें और आप लोगों को बता सकें किस तरीके से काम करते हैं। देखिए सिंपल यूनियन इंटरसेक्शन सेट्स के ज़रिए लेना सबको आता है, बट जब बात आती है डायग्राम्स की तो मेजॉरिटी के अंदर कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम की कुछ इंट्रोडक्शन से। वेन डायग्राम का जो वर्ड है, ये वर्ड इस तरीके से आया। सबसे पहले वेन डायग्राम का जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया जॉन वेन ने, लेकिन हम इनको इन्हीं को सिर्फ नहीं मान सकते क्योंकि जॉन वेन ने 1880 के अंदर इन डायग्राम्स के जरिए स्टडी तो दी थी हमें, इन डायग्राम्स का हमें व्यू दिया था, बट इन्होंने इसको नाम दिया था यूलेरियन सर्कल्स। इन लेटर्स क्लैरेंस लेविस आए, उन्होंने क्लैरेंस लेविस जिन्होंने अपनी एक बुक के अंदर जो कि पब्लिश हुई 1918 में, इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर इन डायग्राम्स को नाम दिया वेन डायग्राम्स, लेकिन इनकी जो कॉन्सेप्शन है वो दी थी जॉन वेन ने। जॉन वेन से पहले भी 70s के अंदर यूलेरियन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था बट उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, उन्होंने काम इन्हीं सर्कल्स के जरिए किया था। ठीक है, लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम्स। Let's start with the definition. Circle that shows commonalities and difference between two or more sets. वो सर्कल जिनके जरिए हम दो सर्कल्स के दरमियान कुछ कॉमन बातें और कुछ डिफरेंसेस के को बयान कर सकें सेट्स के, उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। और सेकंड डेफिनेशन ये है, a graphic device to represent the relation between the subsets and the universal set. ओके व्यूअर्स, मैंने सबसेट्स के बारे में तो आपको पहले भी एक वीडियो में अपनी बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, लेकिन यूनिवर्सल सेट के बारे में हम अभी बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जो कि हमारे गिवन सेट्स के अंदर सबसे बड़ा सेट होता है और वो हमारे गिवन सेट के ऑल मेंबर्स को अपने अंदर रखता है। ठीक है जी, अब इस चीज को हम और ज्यादा व्यू में देखते हैं कि किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली याद रहे कि यूनिवर्सल सेट जो है वो एक रेक्टेंगल के जरिए आप रिप्रेजेंट करते हो अपनी वेन डायग्राम में, जबकि बाकी सारे सेट्स को आप सर्कल्स के जरिए ही रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि हमने डेफिनेशन पे बात कर ली कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी ज़बान जो कि सेट्स को रिप्रेजेंट करती है, सेट्स के बारे में बताती है विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स, तो उसको हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। ठीक है, अब यूनियन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यूनियन एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम यू के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और इसका काम क्या होता है, दोनों सेट्स को मिला के लिख देना। ठीक है, इफ़ मैं लिखूँ कि ए इज़ अ सेट ऑफ 1 2 एंड 3 इज़ अ सेट ऑफ B is a set of 2 3 4, तो जब मैं A यूनियन B निकालूंगी तो व्हाट माई आंसर इज 1 2 3 4, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, सबको मिला के लिख देना। ये किसी भी ऑर्डर पे नहीं चलता, बट याद रहे सेट्स जो है हमेशा उस ऑर्डर पे चलते हैं कि अगर दोनों सेट्स में कोई कॉमन मेंबर है, इसके सेट में 2 इज कॉमन मेंबर, तो वो कॉमन को एक दफ़ा ही लिखते हैं। हम एक दफ़ा क्यों लिखते हैं, ये जो पार्ट है ये ज्वाइन करता है इन दोनों सेट्स को। अगर ये दोनों सेट्स के अंदर कोई कॉमन चीज़ होगी तो ये हम इसे ज्वाइन करेगा। ठीक है, अगर कोई कॉमन चीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ, ये 2 अगर मैं दोनों में से हटा दूँ तो इसका आंसर बन जाएगा 1 3 4, तो फिर इसकी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ए एंड बी दे आर क्लोज बट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स वाई इसका आंसर ए और बी तो होंगे लेकिन ये यहाँ से ज्वाइंट नहीं होगा, ये डिसज्वाइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में, याद रखिएगा वेन डायग्राम में जो आंसर होता है वो आपका शेडेड एरिया होता है, शेडेड एरिया जो है वो आपका आंसर होगा हमेशा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कह लें दोनों का सैम्बल एक दूसरे से अपोजिट होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन सिर्फ क्या कहता है, इंटरसेक्शन आंसर देता है सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है ना उसका। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दी थी ये वाली, तो इसके ना इंटरसेक्शन जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में आपके पास इसका 2 आंसर आएगा, बट अगर मैं इसी की सेकेंड एग्जाम्पल पे जाऊँ कि इसके अंदर कोई ज्वाइनेशन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास नल सेट, बिकॉज इंटरसेक्शन तो वर्क ही इस पे करता है ना कि अगर 2 सेट ज्वाइन हो रहे हैं तो वो आंसर करेगा, नहीं हो रहे तो वो उन्हें
इस नल सेट का सिंबल दे देगा नल सेट, एम्प्टी सेट, और इसको इस तरीके से भी आप जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी इन दोनों के दरमियान गैप है, इसका मतलब दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जिसको हम डिसजॉइंट सेट के नाम से भी जानते हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो आई टॉक अबाउट द सबसेट। तो सबसेट की डायग्राम बहुत ईजी होती है, जो भी लार्जर सेट है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी है हमारे पास सिंबल, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं उल्टा, कि बी जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ, इसका मतलब क्या है, बी जो है वो अपने अंदर अपने अंदर ए के कुछ मेंबर्स को रखता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए, डिफरेंट सिचुएशंस के जरिए क्वेश्चन देती हूँ और क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ कि आप वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इजी वे में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है, लाइक जब आप कॉम्प्लीमेंट पे आ जाते हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप करें क्या। तो सबसे पहली बात, हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बात एक सबसे मुश्किल ऑपरेटर भी कह लें और सबसे इजी ऑपरेटर भी कह लें, ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम बार के नाम से भी जानते हैं और कॉमा के नाम से भी जानते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वो किसी ब्रैकेट पे हो, किसी एक सिंगल सेट के नेम पे हो, जिस चीज़ के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होता है, हम उस चीज़ को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट हम उस सेट को कहते हैं जो कि मौजूदा तमाम सेट के मेंबर्स को अपने अंदर रखता है, ठीक है। ज्यादा भी रख सकता है, लेकिन उतने मेंबर्स उसके अंदर लाजमी तौर पे मौजूद होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है, जिस चीज के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, आप उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा दीजिए, ठीक है। इफ वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ मैंने यूनिवर्सल सेट एस को लिया है, जैसे कि आपको मेरी पहली डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, वेलन डायग्राम वैसे तो सारी सर्कल्स में बनती हैं, लेकिन बाहर एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसके लिए आप रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ठीक है। और ये वाली बात आप याद रखें हमेशा 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 कि वेलन डायग्राम्स के अंदर जो आंसर है वो हमेशा शेडेड पार्ट से जाहिर होता है। इसका मतलब अगर आपको किसी वेलन डायग्राम को देख के आंसर निकालना है, तो सिर्फ आप उसी चीज को आंसर में लिखेंगे जो कि उस कलर पार्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो पहले डायग्राम के अंदर हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो एस माइनस ए कर दिया हमने, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट ए के मेंबर्स निकाल दिए। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो हमेशा अपना फर्स्ट जो हमारा सेट होता है उसी के एलिमेंट लिखते हैं। माइनस एक ऐसा ऑपरेटर है जो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बराबर वाले ब्रैकेट के अंदर या बराबर वाले सेट के पास कितनी चीजें मौजूद हैं, वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट को देखता है कि अगर बराबर वाले सेट में ये चीजें मौजूद है तो वो यूनिवर्सल सेट में से उसे निकाल देता है और सिर्फ यूनिवर्सल सेट का आंसर लिखता है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने अंदर सिर्फ उसी चीज को देता है आंसर जो कि उन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकला हो, ठीक है। तो हमने पहले इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को माइनस कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारी बात खत्म नहीं हुई, जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है उसके बाद हमने उसको बी के साथ इंटरसेक्ट कराना है, ठीक है। तो जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर के अंदर आपके पास सिर्फ वही नंबर बचेंगे जो कि बी के अंदर मौजूद है। तो मैंने अपना आंसर निकालने के बाद सिर्फ उसी कलर को उसी एरिया को शेड किया है जिसके अंदर मेरे आंसर्स के एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताती चलूं, अगर आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना चाहिए, हमें इंटरसेक्शन कैसे निकालना चाहिए, या हम किसी भी चीज को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो प्लीज आप लोग इंतजार करें। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसी के साथ मेरी तीसरी जो डायग्राम है उसके अंदर आपको बहुत क्लियर नजर आ रही है कि ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या कि फर्स्ट यू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, मींस ए और बी के अंदर जो इंटरसेक्शन करवा रहे हो उसका आंसर निकाल लेना है। उसके बाद आपको उस आंसर को कॉम्प्लीमेंट से माइनस करवाना है, इसका मतलब आपको यूनिवर्सल सेट से माइनस कराना है, ठीक है। और इन दिस केस हमारे पास जो आंसर आएगा वो कंप्लीट आएगा, बट आंसर के अंदर से वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं थे जो कि हमारे इंटरसेक्शन के दौरान मिले थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया उस पार्ट को कि इंटरसेक्शन के दौरान जो पार्ट थे वो एरिया कलर्ड नहीं है, बाकी पूरा रेक्टेंगुलर पूरा सर्कल कलर्ड पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको आप डिवीजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, और ये सिंपल सब्ट्रैक्शन भी होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी निकालते हैं कि ये उससे माइनस करवाता है। तो आपको माइनस कराना कैसे है इसके अंदर, कि अगर आप ए के अंदर से बी के सेट को माइनस करा रहे हो तो यू मस्ट नो दैट कि आंसर हमेशा ए का सेट ही आएगा, क्योंकि जब आप दोनों सेट के मेंबर्स को कैंसिल करोगे तो जितने भी मेंबर्स बचेंगे वो सारे फर्स्ट सेट में मौजूद होंगे, अब चाहे वो फर्स्ट सेट बी का हो चाहे वो फर्स्ट सेट ए का हो। ओके जी, नेक्स्ट जो है मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ
शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन को पढ़ना है और किस तरीके से आपने उसका आंसर करना है। हमारे पास क्वेश्चन ए लिखा हुआ है, ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग ये इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप रिलेशन देखें कि किसका किसी के साथ ताल्लुक है या नहीं है। तो हमारे पास इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर ताल्लुक बताया जा रहा है कि बी जो है वो सबसेट है सी का। तो हमने सबसे पहले सी का बनाया राउंड और उसके अंदर एक सर्कल बना दिया बी का, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ी और स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ था कि ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, और ए जो है वो बी से अलग है। देखें, सी के अंदर है बी, ठीक है, लेकिन ए जो है वो बी से कनेक्ट नहीं है। तो हमने क्या किया, ए को किससे कनेक्ट कर दिया, सी से। ए को हमने सी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब जो ए है वो बी के साथ कनेक्ट नहीं है। इन शॉर्ट ये बात थोड़ी घुमा के कही गई है, लेकिन बात इतनी सिंपल है कि ए जो है वो कनेक्ट है बी के साथ। इसका मतलब ए और सी के सैम्बल जो है वो मिक्स है, बट उसके अंदर सिर्फ वही सैम्बल्स कॉमन नहीं है जो कि बी के अंदर मौजूद है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए मीट्स बी, बी मीट्स सी एंड ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम सी। हम अपनी स्टेटमेंट को कनेक्शन करेंगे, रिलेशन पहले ही इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ए मीट्स बी, तो हमने ए और बी के सर्कल को आपस में मिला दिया। उसके बाद कहा गया बी मीट्स सी, तो हमने एक और सर्कल उसके साथ मिला दिया। बट रिमेंबर, अगर हम जो सिंपल हम वेन डायग्राम देखते हैं उसके अंदर ए और बी टॉप पे होते हैं और उसके नीचे जो है वो सी कंबाइन होता है, ठीक है। बट इन दिस डायग्राम हमारे पास सी जो है वो ए से डिसजॉइंट है, इसलिए हमने सी को सिर्फ और सिर्फ बी के साथ जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास सी बी इक्वल टू सी। अगर आपके पास कभी कोई एक सेट दूसरे सेट के बराबर होता है तो आप उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही सर्कल लोगे और उसके लेफ्ट और राइट में सिंबल्स को लिख दोगे। नेक्स्ट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम इतना डब्बे में डब्बा, तो ऐसे ही सी एक बड़ा डब्बा था जिसके अंदर हमने बी को डाल दिया। इसका मतलब सी के अंदर जितने मेंबर्स थे ना उनमें से चंद मेंबर बी भी रखता था, लेकिन फिर जो बी जो चंद मेंबर रखते हैं ना उनके अंदर से भी जो चंद मेंबर बचते हैं वो रखता है ए अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी जो है 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग रखता है तो बी जो है वो 1 से लेकर 3 तक की काउंटिंग रखता है, और जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रखता है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से कि एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है, ठीक है। इसी के साथ आपके पास एक और थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल लेके आई हूँ ताकि थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़े आप लोगों का कि वेरिएंट डायग्राम्स को आप किस तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। हमने लिखा कंस्ट्रक्ट वेरिएंट डायग्राम, जिसके अंदर एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाया जिसको एस से रिप्रेजेंट किया है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने नाम डाल दिए हैं गेम्स के, लाइक हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, स्क्वॉश, टेनिस एंड गोल्फ। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ए जिसके अंदर क्रिकेट, बेसबॉल एंड गोल्फ। आप बी में लिखेंगे बेसबॉल, हॉकी एंड स्क्वॉश, और सी में लिखेंगे फुटबॉल। लेकिन एक बात तो तय है कि जितने भी नेम मैंने ए बी सी में लिखे हैं ये सारे के सारे मेरे सबसेट मेरे यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने, एक रेक्टेंगल, सॉरी, सबसे पहले मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया रेक्टेंगल। उसके अंदर मैंने सबसे पहले जो है वो ए का सर्कल बनाया। ए के सर्कल के अंदर मैंने 3 नाम रखे, क्रिकेट, बेसबॉल, गोल्फ, ठीक है। मैंने क्रिकेट, बेसबॉल, गोल्फ का सिंबल बना दिया, लेकिन मैंने जब बी बनाने लगी तो मैंने देखा बी के अंदर पहले से बेसबॉल मौजूद है। तो जहां मैंने बेसबॉल लिखा था ना ए में, मैंने वहीं से दोबारा सर्कल को ज्वाइन किया और बी को बना दिया। अब जब मैं सी के ऊपर गई तो मैंने देखा कि उसके अंदर जो है फुटबॉल है ओनली, जो कि मेरे बकिया दोनों सेट्स में नहीं है, ठीक है। अब मैं मैच करना शुरू किया कि क्या ये सेट्स जो हैं ये तीनों अपने अंदर पूरा मेरा यूनिवर्सल सेट रखते हैं। तो जब मैंने यूनिवर्सल सेट से इन्हें मैच किया तो मेरे पास एक चीज एक्स्ट्रा आई जो कि था टेनिस। तो टेनिस को मैंने रेक्टेंगल के अंदर ही लिखा हुआ छोड़ दिया, फुटबॉल का मैंने अलग से बना दिया। आपकी मर्जी, आप किसी भी कोने पे बना दो फुटबॉल के लिए, बाकी जो है दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ओके जी, इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमें वेरीफाई करना है। इसका मतलब है हमें सिचुएशन गिवन है और हमें सिर्फ और सिर्फ उसको जांचना है कि क्या ये सही है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है सी इंटरसेक्शन बी। हमने जो उसका यूनियन करवाना है सी इंटरसेक्शन बी बार से। इन शॉर्ट इन दोनों के यूनियन के दरमियान जो फर्क है वो है पहले के अंदर बी एज इट इज आएगा और दूसरे के अंदर बी बार आएगा, ठीक है। तो हमने जो है वो ए बी सी चुन लिया है, लेकिन हमें इतनी ज्यादा इसकी नीड नहीं थी ए की, लेकिन बहरहाल हमने देख लिया भाई। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर आप इसको नेक्स्ट चूज कर सकते हैं। मैंने ए बी सी एक परफेक्ट 3D डायग्राम बनाए जिसके अंदर मैंने 3 सर्कल्स का यूज किया। पहला पॉइंट जो है मेरा पहली डायग्राम के अंदर मैंने क्लियर किया कि सी इंटरसेक्शन बी। सी इंटरसेक्शन बी का जो मेरा पार्ट है आप देखेंगे मैंने कलर कर दिया है क्योंकि वही एक पार्ट है जो सी और बी दोनों को इंटरसेक्ट करा रहा है, ठीक है। रिमेंबर आप
इसके लिए 2 डायमेंशनल वे भी यूज कर सकते हैं, मींस ओनली सी बी एंड सी भी बना सकते हैं, एक के बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, सी इंटरसेक्शन बी बार। तो ये वाली बात तो तय है कि जब मैं बी बार निकालूंगी तो उसके अंदर बी के एलिमेंट्स तो मौजूद होंगे ही। तो मैंने बी का हिस्सा हटा के बाकी पूरे सी को क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब जब मैंने इन दोनों डायग्राम्स को कलर कर दिया तो मैं जब इन दोनों का यूनियन निकालूंगी तो यूनियन एक ऐसी चीज है कि दोनों को जितने भी ऊपर ऑपरेशन हुए थे उन सबको यूनाइट कर देती है। ठीक है, तो ऊपर देखिए जब मैं दोनों डायग्राम्स को यूनाइट करूंगी तो मेरे पास इस डायग्राम की सूरत कुछ यूं आएगी और ये ऑटोमेटिकली डायग्राम के अंदर मुझे दिख रहा है कि इसने पूरे सी को कवर कर लिया है। याद रहे कि जरूरी नहीं है आप बी भी बना ए को अपने साथ बनाए, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी यूनिक एग्जांपल लेके आई ताकि जो कुछ लोग जो देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी वगैरह से गुजरे होते हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है और कुछ OA लेवल्स के अंदर भी ये वाले सवाल पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास है एक n इज योर नंबर ऑफ सेट। आपको मैंने बताया था कि ये सैम्पल होता है जस्ट कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, इट्स कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। A यूनियन B के अंदर टोटल मौजूद है 40 एलिमेंट्स, इसका मतलब A और B के एलिमेंट्स को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास 40 एलिमेंट्स थे। ठीक है, लेकिन जब हमने उन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन किया तो 20 है। तो देखिए ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है कि A और B कंप्लीट 40 था और उसके अंदर सिर्फ बीच का पार्ट जो है ना उनका वो है 20। ठीक है, वही पार्ट है हमारा A इंटरसेक्शन B। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सिर्फ मेंबर्स ऑफ A यानी एलिमेंट जितने भी A के अंदर मौजूद है ना वो अलग से हमारे पास 29 है। ठीक है, अब बात रही यहाँ पे घुमा दी है कि पहले कंप्लीट फिगर दे दी, फिर बीच का दे दिया हिस्सा और फिर साइड का दे दिया। तो जरा हम इसी चीज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, बात तो इंटरसेक्शन और यूनियन की हो रही है ना। ठीक है, मेरे पास ए और सेंट्रल पार्ट इंटरसेक्शन, ए और इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है वो मेरे पास गिवन है, सिर्फ मुझे बी की नहीं पता। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूंगी तो मेरे पास बी की वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन कैसे, कि मुझे इनको सम करने के बाद टोटल में से माइनस करना होगा। ये मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आप के पास आप 3 दिन आप ये मिसाल कुछ इसी तरीके की है कि अगर आप चाहें कि आपके पास एक आपने पिज्जा ले लिया और उसके अंदर से एक पीस पहले से गायब था। ठीक है, अब वो आपके लिहाज से एक पीस है लेकिन हो सकता है वो 2 पीसेस का भी हो भाई। ठीक है, हमें डिपेंड करता है कि उसको कट किस तरीके से हमने किया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि आपको उस पीस को गायब होने का पता करना है कि वो जो पीस गायब हुआ है वो असल में आपके हिसाब से एक सिंगल पीस था या फिर वो एक डबल पीस था। तो हमने क्या किया, बकिया को ऐड किया 9 + 20। ठीक है, 29 हो गया और जब मुझे पता चला कि ये हिस्सा पूरा 29 का है तो टोटल 40 बनना चाहिए मेरे पास। जब मैं 40 में से अपने 29 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई बी किस तरीके से या कितना है मेरे पास। तो मेरे पास आंसर आया 11। ओके जी, नेक्स्ट है, याद रखिएगा हमेशा हमेशा रिमेंबर कि अगर ए यूनियन बी आप निकालना चाहते हैं या आप सिर्फ ए निकालना चाहते हैं या बी निकालना चाहते हैं, बिकॉज आप सब एक अलजेब्रा के स्टूडेंट भी हैं और मैथमेटिक्स के भी हैं, तो आप सबको पता है एक सिंपल फार्मूला को आप किस तरीके से इसके साथ खेल सकते हैं। सिंपल फार्मूला ये है कि एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बी चाहिए था तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी के अंदर से हमने सब्ट्रैक्ट करा दिए एलिमेंट्स ऑफ ए एंड देन हमने उसके अंदर ऐड कर दिया एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, इसको आप 3-4 फार्मूलाज बना के खुद से लिख सकते हैं। एक ही फार्मूला को याद करके आप डिफरेंट फार्मूलाज बना सकते हैं, आपको 10 फार्मूलाज याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके जी, यहाँ पे जो है हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेप लेके आई हूँ ताकि आपको डायग्रामिकल व्यू में ही पता चले कि क्या चीज क्या है। पहला मेरे पास सवाल है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले मैंने ए और यूनियन बी किया और फिर उसको इंटरसेक्ट करा दिया सी के साथ। तो भाई ये वाली बात को याद रखें, ए यूनियन बी का मतलब है सबको एक साथ कर दिया मैंने ए और बी को, लेकिन कलर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनल आंसर को करना है, मैं अपने हर स्टेप के आंसर को कलर नहीं कर सकती। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करनी पड़ेंगी। मैं एग्जाम्पल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायग्रामिकल व्यू पे बात कर रही हूँ। अगर आप लोगों को सेपरेट वीडियो के अंदर डायग्रामिकल व्यू भी चाहिए तो देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। ये किस तरीके से मैंने किया, मैंने सबसे पहले ए और बी को यूनाइट कराया और उसके बाद उन दोनों की यूनिटी में से सिर्फ और सिर्फ कॉमन वो चीजें नहीं जो सी में मौजूद थी। जब मैं कॉमन सी के हिसाब से ले रही हूँ तो फिर आंसर भी सी में से ही आएगा ना, लेकिन क्योंकि वो एलिमेंट दोनों मौजूद थे तो मैंने वो वाले पार्ट को कलर किया जो ए बी सी तीनों को आपस में ज्वाइन कर दिया।
ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है मैंने पहले ए को बी के साथ इंटरसेक्ट कराया और फिर इसके अंदर से भी सिर्फ वो एलिमेंट निकाले जो सी में थे। इन शॉर्ट मैंने इन तीनों के अंदर जो सेम था ना सिर्फ वो निकाला। तो आप लोग देख सकते हैं गौर से मैंने बिल्कुल छोटे से पार्ट पे कलर किया जो कि इन तीनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर रहा है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है कि आपने पहले ए और बी को यूनाइट कराया और इन दोनों के साथ आपने सी को यूनाइट करा दिया। तो ये यूनाइट ही आपने सबको करा दिया, तो आंसर भी सबका आएगा। इसी तरीके से हमारे पास कोड डायग्राम है कि हमने सबसे पहले इसके अंदर सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है जी और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी करनी है। जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी में से इंटरसेक्शन ही लिया सी के कॉम्प्लीमेंट का तो मेरे पास सिर्फ वो आंसर बचा जो ए और बी के अंदर मौजूद था। ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने ए इंटरसेक्शन सी कराया और उसको यूनियन करवा दिया बी के साथ, इसी तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन सी किया और उसके अंदर से हमने यूनियन करवा दिया बी के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आया वो इस तरीके से था कि ए और सी के दरमियान जो मेंबर्स थे वो भी मौजूद थे, बी और सी के दरमियान के मेंबर भी मौजूद थे और बी तो कंप्लीट ही मौजूद था। एंड इन द लास्ट हो सकता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो या कोई नहीं समझ पा रहा हो, तो इसीलिए मैंने लास्ट के अंदर एक पिक्चर जब भी लगा दी थी ताकि आप लोग सब अच्छी से अंडरस्टैंड कर पाओ कि असल में ये जो मैं व्यू पेश करना चाह रही हूँ ये है क्या। ठीक है। सबसे पहले एक हमने रेक्टेंगल लिया था जिसको हमने सबसेट दिया था जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है वो सारे नंबर जो ए बी सी में नहीं है। इसका मतलब है ए बी सी के अंदर से जो भी बचा था वो सारे मेंबर जो है वो मैं साइडों में लिख दूंगी। जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल में दिया हुआ था कि टेनिस हमारे पास बचा हुआ था तो वो नीचे आ गया था। ठीक है। अब जो ए के अंदर जो सर्कल जो साइड में बचा हुआ है ना ए का उसके अंदर सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो सिर्फ ए में है। ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट भी मैं इस साइड पे नहीं लिख सकती जो किसी और के अंदर भी मौजूद है। अब ए के आप इधर आएंगे राइट साइड पे तो आपको एक जगह दिखेगी जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए एंड बी। इसका मतलब है यहाँ सिर्फ वही एलिमेंट आप लिख सकते हो जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है। उसके बाद आपके बकिया सर्कल जो है बी का उसके अंदर आप सिर्फ वही एलिमेंट लिखोगे जो सिर्फ बी में और किसी में भी नहीं। नेक्स्ट नीचे जैसे आओगे यहाँ लिखा हुआ है सेंटर के अंदर बिल्कुल ए बी एंड सी। इसका मतलब है यहाँ आप वो एलिमेंट डालोगे जो सिर्फ और सिर्फ सी में मौजूद, ए बी और सी तीनों में मौजूद हैं और किसी और में नहीं। इसका मतलब है अगर 4 तीनों में मौजूद है तो मैं उसे सेंटर में लिखूंगी और किसी जगह पे आगे पीछे नहीं करके लिख सकती। ए एंड सी के अंदर हम सिर्फ वही एलिमेंट लिखेंगे जो ए और सी के अंदर कॉमन है वो बी में नहीं। ऐसे ही बी और सी के अंदर हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो सिर्फ बी और सी में है ए में नहीं। इन द लास्ट ओनली इन सी का मतलब है जो यहाँ पे सी। अगर आप इस डायग्राम को पहले लर्न कर लो, इसको अच्छी तरीके से सीख लो तो फिर आपको कभी भी वेन डायग्राम में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। आप किसी भी तरीके की वेन डायग्राम को झटपट सॉल्व कर सकते हो। और याद रहे कि ज्यादातर आप 3 सेट्स के दरमियानी वेन डायग्राम बनाते हो, बट इफ यू वांट तो आप 4 5 6 के दरमियान बना सकते हो। बट जब भी बनाओ तो थोड़ी बड़ी बनाना ताकि आपको पता चले कि मेंबर्स कहाँ कहाँ पे हैं। और आप चाहो तो पहले उस डायग्राम को इस तरीके से लिख सकते हो कि वो जो जगह है वो असल में किस किस चीज को टच कर रही है। और इस डायग्राम की प्रैक्टिस आप किसी बैंगल से कर सकते हो, आप डिफरेंट सर्कल से कर सकते हो और इसको आप अपने अंदर घर के अंदर प्ले भी कर सकते हो। ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर एक बार हाजिर होंगी अपनी एक और वीडियो के साथ जिसके अंदर मैं आपको इन ऑपरेटर्स के जरिए काम करना बताऊंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हिट द बेल आइकन। याद रहे कि ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें और आपको इसी तरीके से एंटरटेन भी करते रहें और एजुकेट भी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।